ओके चलो आज आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, ओके ये देखें। तो एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है वो एक बार हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म्स। और उसके बाद फिर आज हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये देखना है। तो लास्ट लेक्चर में बहुत से लोग एब्सेंट थे, ओके कुछ स्टूडेंट ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे ये बताइए कि लास्ट जो लेक्चर है आप लोगों ने रिवाइज कर लिए, रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई थी, पोस्ट हो गई थी, मिल गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। मैसेज आ गया होगा यदि आप लोगों को चैनल पता है और कैसे करना है तो, ठीक है। अपलोड होते ही डायरेक्ट मैसेज आता है। तो यदि बाई चांस ग्रुप में लिंक पोस्ट नहीं भी हुआ है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक। बट वो आप अपने इसमें सेटिंग करके रख लेंगे, समझे, ओके। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग प्रेजेंट थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग क्लास में नहीं थे हो सकता है कि उनके साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है। और यदि आप लोग अभी भी रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो आज का लेक्चर कुछ भी नहीं समझेगा आपको, ये मैं पहले कह रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है, यदि आज हम लोगों को यहाँ पर देखना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं तो इसमें हम लोगों को स्पेशली क्या कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए और फिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कैसे एनर्जी फॉर्म होगा। तो आपको बेटा टीसीए यदि अच्छे से याद नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो लेक्चर नहीं किए हैं, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हैंड रेस करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो उसके बाद। तो जो लोग अटेंड नहीं किए, आप तो थे लास्ट लेक्चर में या नहीं थे, सैटरडे वाले थे आप, हाँ। गलती से केमिस्ट्री अटेंड कर लिया, क्यों बेटा, शेड्यूल नहीं था आपके हाथ में? तो उसके बाद बेटा रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था, ऑनलाइन ऑफलाइन या रिकॉर्डिंग, ये तीनों भी तरीके से बिल्कुल भी अटेंड नहीं किए हो आपने, तो लोग हैंड रेस करो। एक आप हो और कौन है बेटा, आप दोनों तीनों चारों, क्यों बेटा क्यों नहीं किए रिकॉर्डिंग, हाँ। तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी लोग आपका क्या प्रॉब्लम है, हाँ। तो अब वहाँ आगे लिखना पड़ेगा क्या, दिस इज व्हाट्सएप जनरेशन ओनली, हाँ, और दिस इज नॉट व्हाट्सएप जनरेशन। फिर व्हाट्सएप चेक नहीं किया तो मैसेज तो आ गया होगा ना, चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, डायरेक्ट दिखता है वहाँ पे कि आज ये इतने बजे ये लिंक जो है ये लेक्चर पोस्ट हो गया है। ये बेटा एक्सक्यूज है, ठीक है। आप करो या ना करो, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किए, आपको करना ही नहीं था, समझे। यदि करना रहता तो आप ना तो बेल आइकन को प्रेस करो ना चैनल सब्सक्राइब करो, डायरेक्टली ओल्ड लिंक पे जाओ, और या फिर जो भी लिंक है या फिर लास्ट लेक्चर आपने देखे होंगे तो हिस्ट्री में जाओ, वहां से देखो कि रिसेंट लेक्चर अपलोड कौन सा हुआ है, और देखो। नहीं करने के 10 बहाने हैं, समझे। अब कैसे समझेंगे ये बताओ, 2 लेक्चर का लॉस हो रहा है आपका, कैसे करोगे ऐसे में। इधर से और कुछ लोगों का हैंड रेज हुआ था, हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपका, हम्म, बाहर गए थे, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका पीछे और कौन थे, हाँ बताओ, हम्म, आवाज नहीं आ रहा मुझे, क्या प्रॉब्लम हुआ आपका, क्या बोले, सुनाई नहीं आया, आपको आया क्या, इधर भी नहीं आया, मतलब मेरे इधर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता था मेरे कान में फॉल्ट है इधर के। हाँ, मुझे गलत फहमी होने लगी थी कि लगता है मैं ऊंचा सुनने लगा हूँ आजकल, क्योंकि कंटिन्यू बोल बोल के इधर भी तो फंक्शन होता है ना। मुझे ये लगता था कि अब फिर बाद में पता चला नहीं, स्टूडेंट ही धीरे बोलते हैं। तो लाउडली बोलो ना बेटा, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं, अच्छा ये हटा के बोलूँ मैं, हाँ क्या प्रॉब्लम। तो बेटा कल भी बाहर थे, परसों भी बाहर थे, ऐसा था क्या, फिर पूरा संडे मिला आपको कंप्लीट, इधर से कौन नहीं किया अटेंड, किया अटेंड, इधर से
तो अब मुझे बताओ, जो लोग अटेंड नहीं किए हैं उनको ये वाला पोर्शन कैसे समझेगा, या फिर मैं आज जो मैकेनिज्म समझाऊंगा वो तो सारा आपके ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि लास्ट लेक्चर ही ऐसा था जो आपकी याद करने वाला था। आज का लेक्चर जो मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा वो सिर्फ समझने वाला है, समझेगा तो वो याद होगा, लेकिन वो पहले तो प्रोसेस कैसे हो रही है वो मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से यदि कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि उस पोर्शन को आप कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, आपके साथ इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप यदि किसी दिन आप लेक्चर अटेंड नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है। यदि आप किसी दिन यहाँ पे क्लास में हो और वो कोई पोर्शन मिस हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग से देख के आप रिवाइज कर सकते हो। कभी कभी होता ना एकदम माइंड कोई पार्ट किया तो हम कोई और दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, तो 15 मिनट का तो ऐसे ही गायब हो जाता है आपका। आपको पता होता है कि इतने से लेके इतने तक के हमने, हमारी गलती की वजह से, हमारी नहीं, वो हमारे ब्रेन की गलती थी। ठीक है, अब वो क्या करे, वो कहीं पे भटकता रहता है, तो उसकी गलती थी, उसकी वजह से हमारा वो उतना पोर्शन, उतना कंटेंट मिस हो गया। क्या करना है, लेक्चर पोस्ट होते ही, अपलोड होते ही आपको वहां से उतना पोर्शन एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, इससे बेस्ट फैसिलिटी आपको और कहाँ मिलेगी, ये बताओ। इतना अच्छा मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट कब आएगा बेटा, जब आप अपने लिए सिंसियर होंगे, अपने सीरियस होंगे तब। समझ गए? तो नेक्स्ट टाइम से मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आज आपने एक बहाना बनाए तो लाइफ आपके साथ एक्सक्यूज बन जाएगी, और आप बहाने पे बहाने बनाते जाओगे, और फिर लास्ट टाइम ये होगा कि रिजल्ट के लिए भी आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा फिर। समझे? यदि आप यहाँ पे आए हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपना पैसा इतना इन्वेस्ट किए हो आपने, ठीक है, तो आपने अपने लिए किए हो, तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, और बेनिफिट लो। समझे? अब आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने के पहले अभी तक के अपने जो पढ़े हैं एक बार वो देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पहले जो हम लोगों ने टीसीए जो पढ़े हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। कौन सा? उसका मैकेनिज्म लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था, तो एक बार मैकेनिज्म्स भी जो है वो देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मैकेनिज्म्स भी देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा है? बोर्ड साइन कर रहा है? एक काम करो बेटा, थोड़ी देर के लिए पीछे का जो लाइट है वो ऑफ कर दो, क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा, जब आप राइटिंग वर्क करोगे तो फिर ऑन कर लेना। ठीक है, तो बोर्ड पे जितना है आपका भी जो है लॉस नहीं होगा, और उन लोगों का भी लॉस नहीं होगा। देखो बेटा पीछे कौन बैठा है, वहां से वो पीछे वाले लाइट स्विच का ऑफ कर दो। ये बीच वाले जो दिख रहे हैं ना पीछे के, वो लास्ट वाला भी कर दो। अभी ठीक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं है। पिछली बार कौन सा ऑफ किए थे? ये वाले थे, वो ऑन कर दो, ये ऑफ कर दो। सारे करना पड़ता है। इसका स्विच कहाँ से है? हाँ देखो, एक और करो, करो वाला भी ऑफ। हाँ करो करो, ऑफ करो, वाला भी ऑफ करो। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा। हो गया बेटा, रहने दो। ठीक, फिर भी बेटर है, पहले से तो बेटर है। हेलो? हाँ, बाद में आपको राइटिंग वर्क करना है तो आप देख सकते हो, वैसे पीछे की जरूरत भी नहीं है उतनी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझे थे, क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, तो इसे हम टीसीए क्यों कहते हैं वो आपको अभी समझेगा। ठीक है, एक बार मैं, जो लोग नहीं थे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करो। ठीक, तो देखिए टीसीए जो है, ये जो स्टार्ट हुआ, मीन्स सबसे पहले तो ग्लूकोज जो था ये कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में। फिर ये जो पायरुविक एसिड है इसका कन्वर्सन हुआ है एसिटिल को ए में। अब ये जो यहाँ पर एसिटिल को ए जो है, इसका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ
कंडेंसेशन होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसे हम HOH लिख सकते हैं, ये ऐड होता है और कोएंजाइम A जो है ये बाहर होता है। और इस प्रोसेस में जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल को ए के साथ कंडेंस्ड होगा तब जाके यहाँ पे फॉर्म होता है, इसे कहते हैं साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को कहते हैं साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। साइट्रिक एसिड आगे चल के आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा और आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्सन के जो प्रोसेस होता है यहाँ पर आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन होती है। ओके, आइसोमेराइजेशन यहाँ पर हो गया है। इसके बाद आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर CO2 बाहर होगा, साथ ही साथ NAD से NADH+H+। देखो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से आए, कहाँ से आए, आइसोसाइट्रिक एसिड से। तो ये जो NAD से NADH+H+ जो फॉर्म हो रहा है ऐसे नहीं होता बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी जो है ये इसके थ्रू ट्रैप कर ली जाती है, तो ये इसके हाइड्रोजन को भी ले लेता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है इसका रिडक्शन हो जाता है, समझे। और ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे ETS में समझेगा ये कैसे होता है, ठीक है। फिर जब आइसोसाइट्रिक एसिड बना तो इससे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनेगा, और अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो फॉर्म होता है यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसमें एक CO2 बाहर हो रही है। तो साइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला था, आइसोसाइट्रिक एसिड भी 6 कार्बन वाला था, एक कार्बन यहाँ से बाहर निकल गया, तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है ये 5 कार्बन वाला होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको नीट में, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड यहाँ पे अगेन CO2 बाहर होगी, को एंजाइम A यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी, और सेम जैसे हम लोगों ने पहले देखे NAD से NADH वाला रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, जिससे NADH+H+ फॉर्म होगा। और जब ये फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस में फाइनली लास्ट में यहाँ पे जो है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सक्सिनिल कोए। सक्सिनिल कोए फॉर्म हो गया। सक्सिनिल को ए आगे चल के GDP से GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये GTP अपनी एनर्जी ADP को दे देता है, तो ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मींस सबस्ट्रेट लेवल पे ही फॉस्फोरिलेशन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल पे मींस इस सबस्ट्रेट से जो एनर्जी रिलीज हुई वो डायरेक्टली ATP ने ट्रैप कर लिया, और ATP ही बेटा एनर्जी करेंसी किसी सेल के लिए होता है, GTP नहीं होता है। GTP का फुल फॉर्म गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सक्सिनिल को ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, और इस सक्सिनिक एसिड का अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन जब यहाँ पे होता है तो एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आता है, जो FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2, और सक्सिनिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड में जैसे ही कन्वर्सन हुआ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद यहाँ पे फाइनली मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि वाटर कहाँ कहाँ पर और कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, क्योंकि रिएक्शन में डायरेक्ट 2 वाटर मॉलिक्यूल बताया हुआ है जो नीचे लास्ट में साइकिल के बाद दी हुई है, बट साइकिल में कहीं पर भी HOH का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट
जो है नीट में आपको पूछा जाएगा। फिर मैलिक एसिड का मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD से NADH2 फॉर्म करेगा और लास्ट में बन जाता है क्या चीज, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हमारे NCERT ने NADH2 को H+H+ कहा है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, तो ये यही एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सबस्ट्रेट है या यही एक ऐसा जो मॉलिक्यूल है जो इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में भी इन्वॉल्व हुआ और इस प्रोसेस का एंड हुआ तो फॉर्म हुआ। मतलब फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट जो है TCA का होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये भी डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस का मैंने ट्रिक्स भी बताया हूँ, जो लोग थे उन्हें ट्रिक मालूम है, जो लोग नहीं थे उन्हें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक बताया, बहुत अच्छा ट्रिक है, बट उसके लिए आप लोग ऑनलाइन जाओ। ठीक, क्योंकि जो है और जो नहीं है दोनों में कुछ तो भी फर्क होगा। ओके, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। तो अब ये देखो, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है, इस प्रोसेस में हमको ये समझना है कि इसे TCA क्यों कहते हैं। ठीक है, हमें ये तो समझ में आता है कि इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो है साइट्रिक एसिड, इसलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सेकंड, हमें ये समझ में आता है कि इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रेब साइकिल, क्योंकि यहाँ पे जो इस प्रोसेस को जो डिस्कवर्ड किया है वो हैंस क्रेब ने डिस्कवर्ड किया है, इसलिए उसके नाम पे हम लोग इस साइकिल को क्रेब साइकिल के टर्म में भी जानते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि TCA जो है, कैसे साइट्रिक एसिड जो है ये TCA है, उसका हम फॉर्मूला जब देखेंगे तब हमको समझेगा कि ये TCA क्यों है। ठीक है बेटा, तो अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मैं आप लोगों को अब स्टेप वाइज इसकी जो रिएक्शन कैसे हो रही है एक फॉर्मूले के बेसिस पे समझने के लिए वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये वाला पार्ट याद हो गया है, आप समझना नहीं चाहते हो, आप रटने वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सिर्फ इंटेलिजेंट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि नहीं, उनको जब तक समझा नहीं तब तक याद होता नहीं है, और ये हर किसी के साथ होता है बेटा कि समझ में आएगा कभी भूलोगे नहीं। तो यदि आप समझने वाली अंडरस्टैंडिंग वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके बाद आपका जो लेक्चर रहेगा वो समझने वालों के लिए रहेगा, रटने वालों के लिए नहीं, क्योंकि समझेगा तो ही याद रहेगा। लेकिन कुछ लोग समझना नहीं चाहते, रट के वो याद रख सकते। बेटा नीट क्वेश्चन जो आएगा आपको यहीं से आएगा और ऐसे। लेकिन अब मैं फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे समझाऊंगा वो फॉर्मूले सिर्फ इस रिएक्शन को आगे आप कंफ्यूज ना हो और भूलो ना, उसके लिए समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमको वो वाला पोर्शन नहीं समझना है तो उठाओ NCERT और जितना अभी तक पढ़ा दिया हो उसको रटना चालू कर दो। NCERT उठाओ और पढ़ो, याद करो, लिख लिख के देखो, रटना चालू कर दो यदि आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, और बाकी जितने लोग समझना चाहते हैं हम समझेंगे एक एक पार्ट, ये जो रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये जो रिएक्शन है इसमें पहली चीज तो ETS तो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग TCA देख रहे हैं। तो TCA जो है इसमें पहली चीज तो आपको ये याद रखना बेटा कि NADH कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो NADH आपको एक फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, सेकंड पॉइंट ये दिख रहा है और थर्ड पॉइंट ये दिख रहा है। सिर्फ एक पॉइंट पे आपको FADH दिख रहा है और एक पॉइंट पे आपको GTP दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी एक NADH होता है और एक यहाँ पर भी। तो ग्लूकोज से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना तो 5 पॉइंट पे NADH2 फॉर्म होता है, 5 जगह पर। एक ही जगह ऐसी है जहां पर FADH2 यूज हो रहा है, एक ही जगह ऐसी है जहां पे रिएक्शन हो रही है, और डायरेक्ट ATP हमको जो मिल रहा है ग्लाइकोलाइसिस में वो 2 जगह है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होती है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये कहा था कि मैं क्लास में आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, और वो आज आपसे मैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे स्टार्ट करूंगा तो वो सारी चीजें पूछने वाला हूँ। कहाँ पे ATP बना, कहाँ पे GTP बना, कहाँ पे FADH2 बना, कहाँ पे NADH2 बना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, क्योंकि वो समझा रहेगा वो याद रहेगा
तब जाके ही आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से समझेगा। ठीक है, और तब जाके आप लोगों का जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या चीज बेटा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होंगी, चीजें याद रहेगी, समझ में आ गया तो आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से एसिटिल कोए कैसे बनता है, ये हम एक रिएक्शन समझते हैं। पहले एक बार मुझे ये मालूम होना चाहिए ना समझने वाले कैटेगरी है क्या, नहीं होंगी तो फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। कितने लोग चाहते हो बेटा कि ये वाला रिएक्शन फॉर्मूले के बेस पे समझा? रेज योर हैंड प्लीज। मैक्सिमम स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं ना एक ने हाथ ऊपर किया तो बाकी लोग भी अरे उसने किया चलो ऊपर कर लेते हैं। ओके ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा ये चाह रहे हैं कि फॉर्मूले बेस हम समझें, तो मैं आप लोगों की डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुलफिल करता हूँ और इस मैकेनिज्म्स को समझाता हूँ कि प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो, रियल में आपको फायदा मिलेगा इसका, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूले से ही हमको सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि वो जो प्रोसेस यहाँ पर हुई वो कैसे हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये रिएक्ट किया है एसिटिल को ए के साथ, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है साइट्रिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन नंबर 1 जो है आपकी, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर जो आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला हम देखें तो CH2 COOH, C के साथ इधर डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पे COOH। एसिटिल को ए पायरुविक एसिड से हम लोगों ने एसिटिल को ए फॉर्म किए थे, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O को एंजाइम ए जो है इस तरह से यहाँ पे जुड़ा था। तो ये क्या हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया, एसिटिल को ए। जब ये रिएक्शन होंगी तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होता है, और बाहर जो होता है वो क्या है, कोएंजाइम ए जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर, सर जहाँ पे लिखा हूँ वहाँ पे 3 डॉट लाइट के मुझे दिखाई दे रहा है, समझ रहा है आपको? जहाँ ETS लिखा वो साइन हो रहा है, ETS मिटा दिया मैंने। अभी तो दिख रहा होगा बेटा सारा कुछ। सामने की लाइट ऑफ कराना है क्या, फिर बार बार ऑन ऑफ होगा, चलो ठीक है। हाँ तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हो रही है ये कैसे हो रही है, तो पहली चीज तो देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस हो रहे हैं, तो कंडेंस कैसे हो रहे हैं ध्यान देंगे। कंडेंस जो हो रहा है तो नीचे का जो फॉर्मूला है CH2 COOH, फिर उसके बाद C, यहाँ पे एक O है, और यहाँ पे इस तरह से फिर C। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन जो है यहाँ का, ये इधर साइड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया तो O से क्या हो जाएगा बेटा, OH। तो CH3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमें समझा। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जो ये जो OH है, ठीक है, क्या चीज, ये जो OH है और ये जो CO है क्या फॉर्म कर देगा, COOH हो गया। अब ये जो एक H है, S को A के साथ को ASH के फॉर्म में बाहर हो गया, इसको भी तो एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कितने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं आपको, 3। देखो ये एक एसिड है, एक ये एसिडिक ग्रुप है, और ये कितने हो गए, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, TCA। इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ से ये एक साइकिल चल रही है, एक चेन रिएक्शन नहीं है ग्लाइकोलाइसिस के समान, इसलिए हमने इसका नाम साइकिल कहा। ठीक है, तो अब ये आपको समझा क्यों कह रहे TCA। ठीक है,
और क्यों साइट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और वो कैसा है ये आपको अभी समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, मैं आपको कार्बन कह रहा था पहले काउंट करने के लिए, अब हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, याद रहेगा हमें। मीन्स जो है, जो साइट्रिक एसिड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ये क्या 6 कार्बन वाला है, टोटल 6 कार्बन इसमें होते हैं, और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसका नेम जो है हम क्या दे रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, ये हो गया इस रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन, इस पोर्शन का। अब यहाँ पे सेकंड जो रिएक्शन यहाँ पे आती है, ये जो साइट्रिक एसिड जो फॉर्म हुआ है, ये कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रिक एसिड में। तो आइसोसाइट्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो हम फिर से सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, CH2, फिर क्या है CnCH2, यहाँ पे 3 इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे है। बट इस CO2 को मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर H, और यहाँ पर H। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इस CH2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे इस साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड बनाना है। आइसोसाइट्रिक एसिड में मैंने आप लोगों को इसके पहले समझाया था कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग होती है, आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन में ये OH नीचे आ जाएगा और ये H क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है CH2 COOH, 2 C यहाँ पर है, COOH यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। चेंज जो हो रहा है सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, OH नीचे आ गया यहाँ पर, और H जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर चला गया, ऐसा यहाँ पे चेंजेस होता है। तो अभी यहाँ पे ये जो था, अब नाम लिखते जाना बेटा नीचे सारे इसके, ये आइसोसाइट्रिक एसिड जो है, उल्टा हो गया ना, पहले साइट्रिक एसिड ना, यहाँ पे ये Ca है, और Ca जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, ICA में। ICA में कन्वर्सन कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे रिएक्शन सेकंड में है। आप सिंपल यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट रियल पिक्चर इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। ठीक है, एकोनिटेज और एकोनिटेट क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हूँ, तो वो आप याद रख सकते हो। समझ गए, तो इस तरह से 2 रिएक्शन है, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे आगे चल के। हाँ बेटा, सेकंड रिएक्शन सिंपल है। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो H और OH इनका शिफ्टिंग हुआ, बाकी फॉर्मूला कंप्लीट सेम है। OH नीचे आ गया और यहाँ का H ऊपर चला गया, तो जो शिफ्टिंग होती है उसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। इसलिए साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट फॉर्म हो गया, ऐसा है, समझा। नोट कर लेंगे जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको, रिस्पॉन्स करो। ओके बेटा, अभी आपका जो है, जो बोर्ड जहाँ पे साइन कर रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एसिटिल को ये वाली जगह पे मैं नहीं लिखता बेटा, उसके नीचे लिखूंगा अभी, ठीक है। हाँ, तो 2 रिएक्शन यहाँ पे हमने देखे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल को ए के साथ कंडेंस्ड हुआ, एंजाइम का नाम क्या आएगा, साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में साइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है। साइट्रिक एसिड के बाद फिर यहाँ पे इस साइट्रिक एसिड का आइसोमेराइजेशन होगा, जिसकी वजह से साइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया है आइसोसाइट्रिक एसिड में। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। CH2 COOH, फिर क्या आ रहा है बेटा, HCCOOH, फिर OH, फिर क्या है CHCOOH। क्या है ये, आइसोसाइट्रिक एसिड। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था बताओ, थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको।
नहीं, ये फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या होगा ये बताओ, इसके बाद क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, वेरी गुड, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मींस ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बाहर होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर होता है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 बाहर हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा बेटा, NAD कन्वर्ट होता है NADH में, मींस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी बाहर आएंगे। तो जो हाइड्रोजन बाहर आता है, क्योंकि इसमें एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में उसने पकड़ के रखा है, तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं, जो कौन पकड़ेगा, NAD। और NAD ने जब इसको रिसीव किया तो NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में। तो जो एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया और इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन के बाद अब CO2 भी बाहर हुई है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या बाहर होते देख लो, CO2 ये बाहर हो गया है, एक H यहाँ से, और एक H जो है यहाँ से बाहर हो गया। तो इसका फॉर्मूला जो है ऐसा फॉर्म होगा, CH2COOH, सेकेंड कार्बन पे सिर्फ CH2 में ऐसा लिख सकता हूँ, या तो H इधर लिखो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कार्बन के साथ इधर भी H और इधर भी H, या दोनों को ज्वाइन करा के CH2 लिख सकता हूँ। ठीक है, चॉइस आपकी है, कैसा भी लिखिए, समझ में आपको आना चाहिए। फिर कार्बन के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ पे COOH ग्रुप बचा है। मीन्स कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड हो गया। ये रिएक्शन हमारा जो है ये थर्ड रिएक्शन है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म हुआ, एंजाइम कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है, फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो फॉर्म हुआ रिएक्शन नंबर 4 में, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में मैं ऐसा एक एरो मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको, एक काम करते हैं, इधर हमारे पास स्पेस है, इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो 4 है, अभी क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, फिर से इसके बाद क्या बनता है ये बताओ पहले तो, सक्सेनिल को ए। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन कौन सी होंगी यहाँ पर, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मींस यहाँ पे क्या होता है, जो को एंजाइम ए है ये ऐड होता है और CO2 बाहर होती है, और साथ ही साथ NAD से NADH+H+ बाहर होगा। तो पहली चीज CO2 जो बाहर हो रही है वो कौन सी हो रही है, तो CO2 जो बाहर होगा यहाँ का होगा, हो गया बाहर, यहाँ पे CO रह गया है, यहाँ का एक H और साथ ही साथ यहाँ का एक H, ये दोनों H NADH+H+ फॉर्म कर लेंगे। तो कोएंजाइम ए जो है इस जगह पे जाकर के इस पोजीशन पे ज्वाइन हो जाएगा। तो जब ज्वाइन होता है तो इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, CH2COOH, देन उसके बाद CH2 है, फिर C के साथ डबल बॉन्ड O है, और S के साथ कोएंजाइम A यहाँ पे ज्वाइन हो गया, जिसे हम कहते हैं सक्सेनिल को ए। रिएक्शन कैसे हो रहा है ये समझने के लिए है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले एग्जाम में नहीं आते, बट प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हमें समझना है, ठीक है। बाद में आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसका भी नीड नहीं होगा, डायरेक्ट इसके पहले वाली जो मैंने साइकिल जो ड्रॉ किया था वो आपको याद रह जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, अभी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। क्या देखिए हम लोगों ने, आइसोसाइट्रिक एसिड का अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड में कन्वर्सन हुआ, मींस यहाँ पे CO2 बाहर हुई, मींस डिकार्बोक्सिलेशन हुआ,
NAD से NADH2 फॉर्म हुआ, मीन्स यहाँ पे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर भी हो रहा है। कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड होगा जिससे CO2 बाहर होती है, NAD से NADH होगा तो ये हाइड्रोजन जो है कहाँ से आ रहा है बेटा, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से। तो इसके बाद फाइनली यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कहलाएगा सक्सिनिल को ए, और सक्सिनिल को ए में कार्बन हम देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एग्जाम में अगेन डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, बट TCA साइकिल में सिर्फ और सिर्फ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन कंपाउंड एक ऐसा है जो 5 कार्बन वाला है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन इसके बाद जितने भी जो कंपाउंड यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होंगे वो सारे के सारे 4 कार्बन वाले रहेंगे। तो 6 कार्बन वाले सिर्फ और सिर्फ 2 कंपाउंड है यहाँ पर, एक तो साइट्रिक एसिड है और दूसरा आइसोसाइट्रिक एसिड है तो वही साइट्रिक एसिड ही है। तो सिर्फ एक वही कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन वाला रहेगा, फिर अल्फा कीटो 5 वाला रहेगा और बाकी के सारे जो रहेंगे वो 4 कार्बन कंपाउंड। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कितने कार्बन होते हैं, ठीक है, अल्फा कीटो में कितने होते हैं, या TCM में 5 कार्बन वाला कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग याद रखोगे। समझ में आ गया सभी को? रेली बेटा अभी क्लियर हो गया आपको या फिर से रिवाइज करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करो, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। को ए भी है, को ए बताया ना बेटा मैंने क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो को एंजाइम ए जो होता है ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, सक्सिनिल को ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सक्सिनिल को ए जो फॉर्म हुआ यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा, तो बेटा रिएक्शन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जो रहती है वो यहीं पर रहती है, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं आता रिएक्शन में, बहुत सिंपल रहती है। अभी क्या होगा बेटा, ये कोएंजाइम ए जो है यहाँ से ये बाहर हो जाता है, तो बाहर अपने आप नहीं होगा, यहाँ पर भी बेटा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो कोएंजाइम ए बाहर होगा और ये CO के साथ एक OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कोएंजाइम ए जो है वो हम यहाँ पर जो है देखो कैसा है, CH2 COOH, फिर क्या आ रहा है बेटा CH2, फिर आगे क्या है को ए, एस को ए, ऐसा है। ये सक्सिनल को ए था, रिएक्शन नंबर हमारा 5th आ रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये वही फॉर्मूला लिखा हूं मैंने इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे ज्वाइन होगा को ASH, एक H वाला बाहर होगा, ये वाला OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH2 COOH, ये फर्स्ट वाला एज इट इज लिखे हमने, CH2 यहाँ पे इस तरह से लिखे, फिर ये CO मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, और ये OH मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या बन गया ये सक्सेनिक एसिड। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ बेटा, देखो CH2 COOH अगेन CH2 COOH, कितने कार्बन है, 4, क्या बन गया सक्सेनिक एसिड, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर सक्सेनिक एसिड, ये क्या था सक्सिनिल को ए, जिससे फॉर्म हो रहा है सक्सेनिक एसिड। अब आगे अगेन इस कंपाउंड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ से और यहाँ से एक एक जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो यहाँ का और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये रिमूव कर देता है। हाइड्रोजन जैसे रिमूव हुआ तो ये जो हाइड्रोजन है कौन लेता है, तो हर जगह पे NAD आता है, लेकिन TCA में सिर्फ एक यही रिएक्शन ऐसी है जहां पे NAD नहीं आता। तो NAD नहीं आता तो कौन आएगा, FAD आएगा। एंजाइम का नाम क्या आएगा, FAD से FADH2 हो गया, हाँ ये आएगा ना, यहाँ पे मैंने अभी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे GDP से GTP भी होता है, ठीक है, हमने साइकिल में देख चुके हैं पहले, उसका नीड नहीं है ना यहाँ पे, हम अभी हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है, फॉर्मूला कैसे होता है वो समझ रहे हैं।
वो तो आएगा ही। फिर आगे ये जीटीपी जो है आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोरिलेशन कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, वो मेंशन नहीं किया मैंने, ऑलरेडी समझाया मैंने वो। यहाँ पे सक्सिनिक एसिड कौन सा बेटा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, याद रखना, सक्सिनेट, ये एंजाइम याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका काम है, ठीक है। तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में अब यहाँ पे सक्सिनिक एसिड जो है एक एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो वैलेंसी कंप्लीट कैसे होंगी बताओ। इस कार्बन की डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म हो गया फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होंगी, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन को देखते जाओ कहाँ पे क्या हो रहा है, समझे, क्योंकि इस रिएक्शन को देखने के बाद आप एक बार उस साइकिल को पढ़ना एक बार, तो आपको साइकिल समझेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। और एग्जाम में आपको वही साइकिल में किसके बाद क्या बना है और कौन सी रिएक्शन के बीच में क्या आया है वो आपको पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूले के बेस पे ही हमको ये चीजें समझ में आएंगी क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ गए। फिर आगे अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड जो फॉर्म हुआ, अभी यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे बता दूं, एक HOH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस बॉन्ड को हटाना है हमको, हाइड्रेशन होता है यहाँ पर, फ्यूमरेज एंजाइम काम करेगा। तो जब ये HOH यहाँ पे जब ऐड होगा तो अभी देखो कैसे फॉर्म होगा, ये CH और ये CH था, यहाँ पे COOH और यहाँ पर भी COOH है। एक काम करते, एक H को यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या हो गया, क्या बचा, OH बचा। तो उस को मैं इधर साइड में ऐसा लिख देता हूँ, क्या बन गया, महिला, ट्रिक बताया ना लास्ट टाइम, महिला बन गई। महिला आएगी काय के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, क्या बनेगा फिर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और आपको अब आगे याद नहीं भी आता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने याद होगा, आपको समझाया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, दो हाइड्रोजन कहाँ गए, भूख लग गई थी, एनएडी को, एनएडी ने क्या किया, NADH प्लस H प्लस हुआ, कैसे आया, ये वाला जो हाइड्रोजन है NAD ले लेगा, हाइड्रोजन ले तो सिर्फ ऑक्सीजन बचा, बाकी फॉर्मूला का वैसा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हो गया। समझा क्या रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे H2O ऐड हो रहा है, यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजनेज आएगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज आएगा, समझ गए, रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नोट कर लो, फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंसेप्ट समझेंगे। थायोकाइनेज एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना हम दिमाग को कचरा नहीं भरेंगे कि बाकी चीजें भूल जाए, जो जरूरी है वही लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजें, ये यहाँ पे जितना दिख रहा है आपको। देखो बेटा, आपका डाउट आ रहा था कि सक्सिनिल को ए से सक्सिनिक एसिड वाला रिएक्शन नहीं समझा, एक बार समझ लो क्या हो रहा है। सक्सिनिल को ए में देखो, को एंजाइम ए जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये बाहर हो रहा है, तो इसको बाहर करने के लिए साथ ही साथ हमको एक हाइड्रोजन भी चाहिए होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन को एंजाइम ए के साथ बाहर हो जाता है, ये जो OH है इस CO के साथ जुड़ जाएगा। तो इधर का जो हमारा फॉर्मूला है एज इट इज सेम है, इसके साथ हमको सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप को जोड़ना है यहाँ पर, ये वाला, यही फॉर्मूला जो मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा था, इतना प्रोसेस सेम है, सिर्फ हमने एक एसिडिक ग्रुप जो है यहाँ पे जो हमने ऐड की है। तो CO तो ऑलरेडी था, इसके साथ हमने OH को जोड़ दिए, तो क्या फॉर्म हो गया, COOH। तो सक्सिनिल को ए से अब ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, सक्सिनिक एसिड।
फिर यहाँ से भी एक एक हाइड्रोजन जब बाहर हो जाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लगा के उस वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, बट डबल बॉन्ड आ गया मीन्स वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वही चेंज हो गया, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो गया फ्यूमेरिक एसिड में। इस डबल बॉन्ड को हटाना है तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक OH यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड हट गया, तो कंपाउंड का नाम ही बदल जाएगा। क्या क्या बेटा, ये मैलिक। फिर मैलिक एसिड में से दोनों में से हम एक एक हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कराना है ना, महिला ने ऑक्सीडेशन कराया, याद है ट्रिक। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NADH+H+ ये रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस होने के बाद फिर एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक यहाँ का बाहर हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल नाम बदल जाएगा, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस तरह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, इसका मैकेनिज्म समझे। तो मैंने थ्योरी का एक एक लाइन का डिक्टेशन ले लिया हूँ बेटा लास्ट लेक्चर में आप लोगों का, जो एक फ्लो डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट दिया था उसको भी मैंने स्पेसिफाई करके कंप्लीट करा दिया हूँ, उसको समझाने के लिए बेटा उसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही ये भी समझा दिया हूँ। मतलब एक टॉपिक को मैंने 3 अलग अलग तरीके से समझा दिया हूँ। इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो आएंगे यहीं से आएंगे। यदि आपने सीरियसली सिंसियरली लेक्चर अटेंड किए हो, मुझको सुने हो, तो ये वाला टॉपिक आपका एकदम परफेक्ट हो गया अभी, ठीक है। यदि आपने ध्यान नहीं दिए हो तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार देख लो, ठीक है। और सिर्फ मेरे कंप्लीट करा देने से बेटा ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो सारे आप परफेक्ट कर लोगे। मेरे समझाने के बाद अगला टास्क आपका रहेगा, आपका बेस्ट रिवीजन, उस प्रैक्टिस, उसको आपको एक दो बार पढ़ के देखना है, ठीक है, रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है, तब जाके ही उस पर आप लोगों का परफेक्शन आएगा, समझे। तो अभी एक बार ग्लाइकोलाइसिस से TCA तक के एक बार रिएक्शन देखो, उसके लिए मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप लोगों को मुझे यहाँ पे सॉल्व करके बताने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए उतना पोर्शन बहुत जरूरी है समझना। ग्लाइकोलाइसिस से लेकर TCA तक के जो साइकिल वाली रिएक्शन है सिर्फ वो देखना है, फॉर्मूले छोड़ दो अभी। क्या चीज? साइकिल, जो हमारे नीट में आने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है, कहाँ पे क्या प्रोसेस हुई है, किससे क्या बना है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, वो अभी सॉल्व करने हैं, अभी ही आज। तो जल्दी से पढ़ो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी, कुछ नहीं समझाऊंगा तो आप लोग पूछ सकते हो। स्टेप 4 से स्टेप 5, अब वो स्टेप भूल गया बेटा मैं, स्टेप का नाम लिख के भेजो तो मैं आपको एंजाइम का नाम बता दूंगा। रेली, ओके। आई होप आप लोगों का जो टास्क दिया कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भी आप लोगों से आंसर देना है, और कुछ राइटिंग में और कुछ ओरली, दोनों भी मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। ओके। और इसके बाद आपका एक होमवर्क भी रहेगा, वो भी आप देख लो। होमवर्क आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसके लिए रिफर आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी ही करना है, ओल्ड एनसीईआरटी तो नहीं है ना किसी के पास? हाँ तो दिखाओ डायग्राम कौन सा है। हाँ, ये जो ओल्ड एनसीईआरटी में डायग्राम दिया ये नहीं चलेगा, ठीक है, नीट में वो नहीं आने वाला। ओके, तो आप एक बार चेक कर लेना न्यू एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम दिया है। ओके, तो न्यू एनसीईआरटी रिफर करेंगे, और डायग्राम का प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को। उस डायग्राम में क्या क्या लेबलिंग है, कहीं कॉपर दिख रहा है क्या आपको उस डायग्राम में? दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आपको एक एक पार्ट याद हो जाना चाहिए। कल आते ही मैं आप लोगों से क्लास में प्रैक्टिस लूंगा इस डायग्राम की, समझे। अब ये डायग्राम आपका, आप बोलोगे सर ये बोर्ड के एग्जाम के लिए डायग्राम पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, नीट में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जितना भी थ्योरी जो दिया है ETS का, और उसके बाद एनर्जी बैलेंस शीट भी दी हुई है, देखो नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है। तो
यहाँ तक के बैलेंस शीट तक के का पोर्शन आपको रीड करके आना है 3 बार, समझे। यदि मैंने कोई भी कीवर्ड पूछा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से पैराग्राफ में कौन से लाइन में दिया हुआ है। मैं कल किसी से भी पूछ सकता हूँ कि बेटा ये वाला पोर्शन कहाँ पे दिया है, आप बताओ। तो आप लोग 3 बार पढ़े रहोगे तो आपको वो मालूम रहेगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे दिया है। डायग्राम का प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको यहाँ पे ये चीज मालूम रहेंगी कि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे वो लोग सैटरडे वाला लेक्चर एक बार देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आज का लेक्चर यदि कुछ स्किप हुआ होगा या आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट नहीं समझता है तो आप देख सकते हो, बट आज के लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटरडे वाला लेक्चर है। आज का आप छोड़ भी दिए तो चलता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले देख के आपको डर लगता है तो फॉर्मूले नीट में नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आज का लेक्चर सिर्फ समझने के हिसाब से था, ओके। चलो अभी आपका टास्क जो है 1 बाय 1 आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा मैं और आप लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है। आर यू रेडी? हाँ। तो पहली चीज तो बेटा मुझे, और हैंड रेज करेंगे जैसे आंसर आता है, और उसके बाद फर्स्ट चांस आपका रहेगा। और शुरुआत में क्वेश्चन इजी रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होंगे, और आप लोग डेंजर जोन से बचना चाहते हो तो अपना आंसर दे के अपने आप को फ्री कर सकते हो, क्योंकि जिसने एक बार आंसर दे दिया वो अगले बार आंसर जरूरी नहीं कि वो दे। हाँ वो चाहे तो दे सकता है, लेकिन मैं उससे नहीं पूछूंगा। मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल टफ होता है, ठीक है। तो आपको डेंजर जोन से बचना है तो पहले ही इजी क्वेश्चन का आंसर दे करके सेफ जोन में आ जाओ, ठीक है। और ऐसा ही कल भी होने वाला है, समझ में आ गया? ऐसा ही कल भी होने वाला है। और वो ईटीएस तक के बैलेंस शीट तक के पढ़ के आना है डायग्राम के साथ। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछूंगा मैं, ओके। तो सबसे पहले बेटा मुझे आप लोग ये बताइए, जीटीपी जो है, जो रिएक्शन है वो वाली रिएक्शन समझाना। हैंड रेस करेंगे फिर आंसर देंगे, चांस लेंगे। जीटीपी वाली रिएक्शन जो हुई थी टीसीए में वो समझाना है। किससे क्या बना और क्या हुआ? हाँ बेटा बताओ। हाँ ओके ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा? आंसर जल्दी से, हाँ बेटा। ओके, और थोड़ा बोल रहे हो आप, बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ वो नाम बोल गए है ना, हाँ आप बताओ। हाँ बैठ जाओ। नहीं आ रहा याद, हाँ आप बताओ। एक चांस मिलेगा आपको, थोड़ा रुको। हाँ वेरी गुड, गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी अभी आप लोगों को बेटा NAD से NADH+H+ कहाँ कहाँ पे बन रहा है, उस रिएक्शन के नेम्स आपको बताने हैं। मतलब इससे ये बन रहा है नंबर 1, इससे ये बन रहा है नंबर 2, ऐसा। हाँ ग्लाइकोलाइसिस से बताना है। हाँ बेटा बताओ, नाम क्या बेटा आपका? हाँ राहुल, बताओ। वेरी गुड, 2 जगह हो गए। हाँ हाँ, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 3 जगह हो गए। गुट्टी नहीं याद है? ओके, और कितनी जगह है? ग्लाइकोलाइसिस में है, और इधर से किसी और का हैंड रेज हुआ था। हाँ बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ क्षितिज, बताओ, बैठ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सही हो, बट थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो एक बार।
हाँ, एसिटिल को वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये तो सभी को याद हो जाना चाहिए, कहाँ पर एच बना। एफएडीएच वाली रिएक्शन बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा डायरेक्ट नीट में। आप बताओ एफएडीएच वाली रिएक्शन। अब चांस खत्म, अब मेरी बारी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा वन बाय वन। बताओ एफएडीएच वाली रिएक्शन बताओ बेटा। एक मिनट, ये नहीं बताएंगे तो आपको चांस मिलेगा। हाँ बोलो। तो इसके पहले पूछा था तो आपने ये भी नहीं बताया, मैंने अटेंड नहीं किया कि बताए थे। तो बेटा कब करोगे? ये सैटरडे का है, और आज तो पढ़ाया ना मैंने। तो आज तो मैंने पढ़ाया, तब क्या कर रहे थे? जब पढ़ाता हूँ तो राइटिंग के बाद आपको लर्न करना है, क्लास के क्लास में हो जाना चाहिए। समझा आपको आज का पढ़ाया हुआ? हाँ बताओ बेटा। सक्सीनेट डिहाइड्रेट रिएक्शन कैसे होंगे? रिएक्शन का नाम मतलब वो किससे कैसे बन रहा हो बताओ ना। हाँ, प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम। देखो बहुत से। वेरी गुड, ग्रेट। ओके बैठो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। ठीक है, नहीं समझता तो मैं हूँ उसके लिए, पूछो। लेकिन ये नहीं बताओ कि नहीं सर मैं नहीं कर पाई नीट में, सर मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है ना, नीट देना है कि नहीं। इसी हमको 2022 में पास करना है, नीट क्वालिफाई करना है 2022 में। ये मत सोचो कि नहीं फिर से रिपीट करेंगे, फिर 2023 में हम देंगे, फिर एक और बार ट्राई करेंगे, फिर 2024 में सेलेक्ट होंगे, फिर बोलेगा देखो हम एमबीबीएस बन गए। लंबा प्रोसेस है, फिर 5 साल एमबीबीएस के लगेंगे। फिर आगे कुछ करना है, एमएसएमडी करना है, उसके आगे भी होता है स्पेशलाइजेशन। समझे? तो हमारी जो दौड़ है वो यहीं तक के नहीं है, हमको लंबी जो है दौड़ जो है वो छलांग लंबी मारनी है, तभी हमको कुछ मिलेगा। समझे? तो शॉर्टकट वे कुछ भी नहीं है। यदि सक्सेस चाहते हो तो पहले ही कहूँ कौन सा, कुछ कुछ लोगों को याद हुआ। यार वो लगा के रख लो अपने घर के सामने, बिल्कुल जहाँ पे बैठते हो ना, स्टडी टेबल के सामने, और बार बार देखते जाओ, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये जितनी रिएक्शन अभी पूछा हूँ ये आपको याद हो जानी चाहिए, कल सभी का राइटिंग प्रैक्टिस लूंगा मैं आते ही। समझ गए? कल देखे आगे। ओके थैंक यू, मिलते फिर, बाय।